हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आज हम लेके आए पार्ट 5 जो कि एनटीपीसी के जो एनटीपीसी में बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे तो एनटीपीसी 2019 में। ठीक है, अब तो खैर एएलपी का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह। ठीक है, तो हम आज फिर 25 क्वेश्चन करेंगे, पार्ट 5 है। ठीक है, पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लेना आप। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है और हल ना करने पर 0 अंक मिलते हैं। ठीक, और गलत उत्तर पर आधा अंक काट लिया जाता है। अंबिका ने 120 अंक प्रश्नों के उत्तर दिए और 90 अंक प्राप्त हुए। ओके, उत्तर कितने सही थे? तो मान लो इधर राइट है, एक सेकेंड, इधर राइट है, इधर रॉन्ग। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, मान लो उसने सारे राइट दिए, तो अगर उसने सारे राइट आंसर दिए होते तो उसके नंबर कितने आते? 120। ठीक है, और अगर उसने सारे रॉन्ग दिए होते तो 120 में मतलब कि आधे कट जाते। इसका मतलब 0 तो पहले से ही है, 60 और कट के, यानी कि उसके कितने हो जाते? माइनस के 60। और एवरेज दिए कितने गए हैं? 90। तो यहाँ पे हम लोग एलिगेशन लगा देंगे, 120 माइनस 90 30 एंड 90 माइनस 60 150। तो राइट और रॉन्ग का एलसीएम कितना आ गया? 5:1। और ये टोटल कितना है? 6, और 6 यूनिट ही हमारे कितने टोटल क्वेश्चन है? 120। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। और हमसे क्या कितने सही हैं? सही यानी कि सही का यूनिट कितना आया? तो 5 इंटू 20, 525 जा 100 क्वेश्चन सही आंसर दिए उसने। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 301 से 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आता है? ओके, ये 100 वाला टर्म है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले 100 प्लेस पे देख लेते हैं। 100 प्लेस पे जब हम देखेंगे तो 301 से 399 तक कितने नंबर होंगे? 99, मतलब 100 प्लेस को देखेंगे, 399 माइनस 301 प्लस 301 प्लस 1, तो कितने हो जाएंगे? 98 प्लस 1, यानी 100 प्लेस पे जो अगर 3 है तो वो 99 बार होगा। ठीक है, 100 प्लेस पे अगर 3 है तो वो 99 बार होगा। अब हम टेंस की जगह देख लेते हैं। टेंस प्लेस पे हमारा क्या ही मिल सकता है? टेंस प्लेस पे हमें देखो 331। टेंस प्लेस की बात कर रहा हूँ, 330 से शुरुआत करेंगे। 330 331 है ना, उससे कहाँ तक जाएगा? 339। टेंस प्लेस की बात करेंगे अभी हम। 339 यानी कि कितने नंबर हुए? 330 से 339 तक, यानी कि यहाँ पे तो इस 100 प्लेस पे तो 99 नंबर हुए थे, और टेंस प्लेस पे 330 से 339 यानी कि 10 नंबर हुए। अब वंस प्लेस की बात कर लेते हैं। वंस प्लेस पे एक तो 303 होगा, ठीक, 313 होगा, 323, ठीक है, 333, 343, 353, 363, 373, 383 एंड 393। कितने हो गए नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वंस प्लेस पे 10, यानी 100 प्लेस पे 3 99, टेंस प्लेस पे 3 10 बार, और वंस प्लेस पे 10 बार। तो हमारे जो 3 हैं वो कितनी बार आएंगे? 99 प्लस 10 प्लस 10, 120 में से 119। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 में खरीदी और उस पर 5,000 का अतिरिक्त व्यय किया, यानी कि 70,000 में खरीदी है और 5,000 का अतिरिक्त व्यय किया, यानी कि 75,000 में खरीदी है। ठीक, 75,000 पड़ा। यदि उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा होता, यानी 70,000 से कम पे 15% कम पे खरीदा होता है, तो 70,000 का 15% कितना होता है? 70,000 का 15%, 15 सत्ते 105। 70,000 का 15% जो है, यानी कि 15 सत्ते 105, यानी 10,500 रुपये कम में ख़रीदा होता। यानी कि 70,000 का 10,500 कम कर देंगे तो हमारे कितना हो जाएगा? 59,500, यानी उसने 59,500 में ख़रीदा और साथ में 5,000 रुपये उसके अतिरिक्त जो भी खर्चा किराया लग रहा होगा तो लग जाएगा। ठीक है, यानी उसे एक्चुअल कॉस्ट पड़ी 59
64,500 की, ठीक है। और उसने क्या किया, 15% का लाभ बेचा है, मतलब उसने इसको 15% के लाभ पर बेचा, ठीक है। तो इसका 15% निकाल लेते हैं, 15% निकाल लेते हैं हम लोग। 15 बना 75, 7 15 चौको 60, 7 15 75 60 67 6 15 छिक्का 90 और 6 96, यानी 64,500 की चीज़ को 9675 बढ़ा के बेचा है। 64,500 चीज़ को 9675 बढ़ा के बेचा है, तो 5 7 6 5 11 9 4 13 1 14, यानी कि 74,175 रुपये में बेचा है, ठीक है। ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 mm आधार त्रिज्या वाले शंकु बनाए जाते हैं। देखो सब सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर बदलो, इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। खैर, हमें धातु के बेलन को पिघलाया गया, यानी इसके वॉल्यूम पे वर्क हुआ है। वॉल्यूम पिघलाया जाए तो पहले हम बेलन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। बेलन का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर यानी 3 × 3 × h यानी 5। ये वॉल्यूम का ही जो पूरा यही वॉल्यूम में क्या उसने किया, इसी को पिघला के, मान लो उसने n बनाए हैं शंकु। जब n शंकु बनाए हैं तो एक शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। एक शंकु का आयतन क्या है, 1/3 पाई r कितना है 1/10 पाई r स्क्वायर, h कितना है 1, ठीक है 1/10। अच्छा, पाई से पाई कट गया तो n तुम्हारा कितना बचा, सारा ऊपर आ जाए क्योंकि इधर 3 × 3 × 5 × नेक्स्ट ये वाले 3 10 × 10, ठीक। 3 × 9 27, 3 × 9 अपना 45 दिया, 135 और × 100, यानी 13,500 शंकु बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि समीकरण 2x 3i + 11 = 0 और x + ky + 33 संपाती यानी कोइंसिडेंट लाइन है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान क्या, हम यही रख लेते हैं a1/a2 = b1/b2। a1 कितना है 2, इसमें है ना, a2 कितना है 6 = यहाँ b1 कितना है 3, b2 कितना है k 2 3 या 6, तो k आपका कितना आ जाएगा 3 × 3, यानी कि k आ जाएगा 9, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 35 स्कूली छात्रों के समूह की आयु का माध्य 16 वर्ष है। 52 वर्षीय शिक्षक समूह में शामिल हुए तो छात्रों और शिक्षक की आयु का माध्य है। एक काम करते हैं, माध्य दिया है तो टोटल एज, सबकी एज निकाल लेते हैं, टोटल एज। तो 35 × 16, तो 16 × 5 = 80, 8 16 48 8 16 5 48 8 56 560, ये इसमें साथ में 52 वर्षीय अपना शिक्षक ऐड हो गया, यानी कि 2 6 5 11 5 1 4, यानी अब ये 612 आयु टोटल हो गई। कितने लोगों की, 35 बच्चे तो पहले थे, एक टीचर बाद में ऐड हो गया, यानी 36 लोगों की ये आयु होगी। हमें सबका निकालना है तो 36 से डिवाइड, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 6 6 6 30 6 7 6 0 6 2 12, यानी कि 6 1 6 6 7 42, यानी कि 17 साल होगी इनकी आयु, ठीक है। इनकी आयु 17 साल होगी। अच्छा, एक क्या तरीका होता है इसमें, जैसे 35 बच्चों की कितनी है 16, इसमें 52 वर्षीय शिक्षक शामिल हो गए, यानी 52 वर्षीय शिक्षक, बच्चे कितने 35, और ये एक और ऐड होंगे यानी 36, यानी 36 ये आयु हटा दो। खैर ये ट्रिक वाला है, इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है। खैर फिर भी यहाँ 36 है, यानी कि 52 में 36 गया, 16 बची, जो कि एक आयु जो है ये सब में बट जाएगी, हर एक में एक एक करके, तो 16 + 1 17 हो जाएगी। खैर इतना नहीं, कभी थोड़ा बेसिक को भी ध्यान दे लिया है। टोटल एज 35 × 16, तो आ गया 560, उसमें 52 इसको भी जोड़ दिया तो 102 612। अब बच्चे पहले 35 थे, टीचर जोड़ दिए 36 हो गए, 612 को 36 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा 17 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 16 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करते हैं, यानी 16 मैन किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 12 महिलाएं उसी काम को 32 दिन में करती हैं, यानी 12 वुमेन उसी काम को 32 दिन में करती हैं। तो 16 दूनी 32, 12 से 12 चला गया, यानी मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी रेशियो आ गया 2/1। यहीं से हम टोटल वर्क भी निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, या तो इसमें या इसमें किसी में भी निकाल लो, एफिशिएंसी रखनी है। तो 16 × 2 × 12, 16 दूनी 32 × 12, 32 × 12 कितना, 12 दूनी 24, 2 12 36, तो 38, यानी टोटल वर्क 384 है। क्या कह रहा है कि 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने 4 दिन तक काम किया, यानी 16 मैन + 16 वुमेन ने कितने दिन काम किया 4 डेज। तो इन लोगों का कितना काम हो गया
16 इंटू मैन की इफिशियंसी कितनी 2, वुमेन की इफिशियंसी कितनी 1 इंटू 4, तो 16 दूनी 32 प्लस 16 यानी इंटू 4, 32 16 कितना होता है 48, 48 इंटू 4 96 दूनी 192। तो 192 लोगों ने काम कर दिया, यानी 384 में 192 काम हो गया है। तो इसमें से हम माइनस 192 कर देंगे, 192 तो 2 18 में 9 करना 2 में से, यानी 100 अब 192 वर्ग बचा है। ठीक, 192 वर्ग बचा, कह रहा है कि 16 अतिरिक्त पुरुष शामिल, मतलब महिलाओं ने काम बंद कर दिया और 16 अतिरिक्त पुरुष शामिल हो गए, यानी 16 तो पहले थे और महिलाएं हट गई तो 16 और पुरुष हो गए, यानी कि 32 पुरुष हो गए। और इनकी इफिशियंसी कितनी है, क्योंकि मैन इंटू इफिशियंसी इक्वल टू ही तो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क क्या होता है ना। तो इफिशियंसी मैन की कितनी है 2, 2 से काट दे, 2 में 18, 2 × 12, 36 अपॉन 32, तो 3 टाइम्स, यानी कि 3 दिन में इनको शेष काम को पूरा करने में समय लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पी क्यू एक वृत्त का व्यास है। ओके, एक वृत्त बना लेते हैं हम लोग, एक पी क्यू एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, पी क्यू एक वृत्त का व्यास है, इसका केंद्र ओ है। ओके, केंद्र ओ है। ठीक है, पी क्यू व्यास है, तो फिर हम पी क्यू को व्यास 1 मिनट रख लेते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा व्यास। ठीक है, तो फिर हमारा यहाँ कहीं ये यहाँ ओ होगा। ठीक है, ओ होगा हमारा, ओ क्या है वृत्त का केंद्र है, पी क्यू ये है। कह रहा है कि आर वृत्त पर स्थित है, आर मान लो यहाँ स्थित है, ये है पॉइंट मान लो। ठीक, कहीं भी एक जगह मान लो। ठीक है, अच्छा आर पी ओ 39, आर पी ओ यानी कि ये वाला एंगल जो है ये 39 डिग्री है। ठीक, आर क्यू पी यानी इसकी पूछा गया ये। अच्छा एक चीज़ हमें पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण परिधि पे 90 डिग्री बनाता है, इसका मतलब ये जब पी क्यू व्यास है तो ये 90 डिग्री बना रहा होगा। सीधी सी बात, जब ये 90 डिग्री है, ये 39 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री बना रहा होगा 51 डिग्री। और यही हमसे पूछा गया आर क्यू पी ही 51 डिग्री आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए किसी काम के 25% भाग को 10 दिन में कर सकता है। तो ए जो है 25% क्या होता है, 1/4 भाग को कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में। तो ठीक है, और बी किसी काम के 40% भाग को 40 दिन में कर सकता है। सी 1/3 भाग को 13 दिन में कर सकता है। तो ठीक है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 1/4 काम को 10 दिन में, पूरा काम 40 दिन में करेगा। बी 40% काम जो 40 दिन में करेगा, तो 100% काम यानी पूरा काम कितने दिन में करेगा 100 दिन में। सी 1/3 काम 13 दिन में, तो सी टोटल काम 39 डेज में। कह रहा है कि कौन सबसे तेज़ी से पूरा करता है, सबसे तेज़ी से वही पूरा करेगा जो कम समय लेगा। ये 40 दिन ले रहा है, ये 100 दिन ले रहा है, और ये 39 दिन ले रहा है। इसका मतलब सी सबसे तेज़ काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सी की सबसे ज़्यादा तेज काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अल्फ़ा बीटा बहुपद x² - 5x + m के ऐसे शून्य हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1। अच्छा, हमें ये भी पता है कि एक अगर कोई इक्वेशन दी है तो उनके जो सम ऑफ जीरोज़ होते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। -b/a का मतलब -5/1, यानी कि 5। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 5, अल्फ़ा माइनस बीटा हमें दिया गया है 1। ठीक है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फ़ा बीटा, वो होता है (1), यानी अल्फ़ा बीटा इक्वल टू m। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू m यानी कि हमें अल्फ़ा इंटू बीटा का प्रोडक्ट मिल जाए, वही तुम्हारा m होगा। इनको यहाँ से काट देते हैं, यानी 2α इक्वल टू 6, तो अल्फ़ा कितना हो गया 3। तो अल्फ़ा 3 है, तो उस क्या रखे कि 5 हो जाए, तो बीटा, तो अल्फ़ा जब 3 है तो सीधी सी बात बीटा अपना 2 हो गया, 3 2 5 और 3 में 2 गया 1। तो अब m कितना आ गया 3 × 2 यानी कि 6 अपना m आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। समीकरण ये के मूल बराबर है। ओके, मूल जब बराबर होंगे किसी भी इक्वेशन के, इसका मतलब वहाँ पे b² = 4ac ये होगा। ठीक है, वहाँ पे मूल जब बराबर होंगे। ठीक है, तो b² क्या है यहाँ पे m+1 का हो जाएगा इक्वल टू 4 × a कितना है 4 + m 4ac, c कितना है 1। इसको ओपन कर देते हैं, तो m² + 1 + 2m, यहाँ क्या है 16 + 4m। ठीक है, सब इधर ले आओ खींच के, तो m² यहाँ 2m है, 4m इधर आ जाएगा, 2 - 4 -2m, यहाँ 1 है, 16 आ जाएगा -16, 1 - 16 -16 -15।
देखो -15 को इस हिस्से से तोड़ो कि उनका सम या माइनस जो भी है -2 आए, तो -15 को मैं तोड़ दूंगा 3 और -5 में, इन दोनों का मल्टीप्लाई -15 आया, और इन दोनों जब जोड़ूंगा मैं तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही इनकी, और बस यहीं से यही इनके मूल होते हैं, क्योंकि जिसमें थोड़ा वही आ जाते हैं। खैर बताता हूँ कैसे। m², अब यहाँ से क्या है, प्लस का 3m -5m -15 = 0, तो m +3 -5 m +3 = 0, यानी m एक -5 हो गया, एक m +3 हो गया, यानी कि m +3 = 0, यानी m = एक आ गया -3 और एक आ गया +5। तो ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक समांतर श्रेणी के 11वें पद और 18वें पद का अनुपात 2:3 है। ठीक, 11वां पद क्या होता है, nवां पद क्या होता है, a + n - 1 × d, यानी 11वां पद क्या होगा, 11 - 1 यानी a + 10d, और 18वां पद क्या होगा, 18 - 1 17, यानी a + 17d। इनका अनुपात दिया है 2:3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3a + 30d = 2a + 34d। a इधर ले आते हैं, 3a - 2a, a = 34 - 34 यानी 4d, तो a/d कितना आ जाएगा अपना, 4/1, यानी अगर कोई नंबर है उसका पहला पद 4x है तो d उसका कितना है, x है। हमें क्या कह रहा है, 5 पदों के योग और 10 पदों के योग, तो पहला पद 4x है, जब सर्वांतर x है यानी d x है, तो अगला पद 5x होगा, फिर 6x होगा, 7x होगा, 8x होगा, 9x होगा, 10x, 11x, 12x, कितना है 13x, ये 10 पद हो गए। कह रहा है पहले 5 पदों का योग, पहले 5 पद कितने हैं, देखो 3 8 7 15, 5 4 9 15 9 24 30, पहले 5 पद का योग कितना आ गया 30x। अगले पहले 10 पद, यानी ये तो 30 आ ही गया, तो ये कितना है 10 9 19 19 11 30 42 30 और 42 13 55 55 30 85x। ठीक है, x चले जाएगा, 5 से काट देते, 5 6 30, 5 में 5, यानी इनका रेशियो कितना आ जाएगा 6:17। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की दूरी 30 घंटे में तय कर सकता है। अपनी चाल को वह 1/15वां हिस्सा कम करता है। स्पीड जो है अगर उसकी पहले 15 है तो उसमें से 1 कम करता है, यानी कि 14 कर लेता है। ठीक है, और जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है, यानी कि डिस्टेंस भी, यानी कि अगर वो कम करता है तो डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, लेकिन इनके बीच का गैप कितना, 1, यही यूनिट आपका 10 किलोमीटर की है। यानी अगर वो अपनी दूरी कम करता है तो पहले वो 150 किलोमीटर चल रहा था, अब वो 140 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, जाना उसको 150 किलोमीटर है, और दूरी कितने घंटे में तय कर सकता है, 150 किलोमीटर 3 घंटे में। चाल स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 50 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है 30 घंटे, यानी कि उसको लगभग उसकी चाल कितनी होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल वोटों के 75% के बराबर वोट मिले। ठीक है, और वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, और कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है, तो ए के पीछे पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या, देखो मान लो वोट टोटल है 100%। ठीक है, उसमें से 15% माइनस हो गए तो कितने बचे, क्योंकि 15% अमान्य हो गए तो 85% बचे। ठीक है, जब 85% बचे, कह रहा है 85% के ए को 75% के बराबर वोट मिले, यानी 85% का 75% के बराबर जो वोट मिले, यही आपके वो सॉरी कहाँ गया, ये वोट मिले हैं, ये ए को मिले हैं, और इन्हीं की वैल्यू कितनी 100% की वैल्यू है तुम्हारी 5,60,000, तो इतने परसेंट की वैल्यू, तो इतने 5,60,000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इंटू 5,60,000। 85% क्या होता है 85/100, 75% क्या होता है 3/4, इंटू 5,60,000। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। ठीक है, 4 से 14 बार 14 14 चौको 56, 14 डबल जीरो। ठीक है, और कुछ 85 इंटू 3 14 42, 85 इंटू 42 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 पंचे 10, 1 2 सट्टे 16 1 17 और 1। ठीक है, 4 पंचे 20, 2 4 32 2 34, 0 7 5 3, यानी 3,570 इंटू 100, यानी कि 3,57,000 वोट पड़े हैं, मतलब ए को मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। राम ए पर है, श्याम बी पर है। मान लो एक लाइन है, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, यहाँ पे राम है, यहाँ श्याम है।
कह रहा है कि एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद राम बी तक, मान लो यहाँ पे मिलते हैं, तो राम जो ऐसे चलता है और बी तक पहुँचता है, तब कितने टाइम लग रहा है? 2 घंटे। और श्याम यहाँ से चल के आ रहा है और श्याम को ए तक पहुँचने में लग रहे हैं 8 घंटे। तो राम की चाल दी गई, श्याम की चाल निकालना। देखो S1 अपॉन, ये फार्मूला होता है S1/S2 इक्वल टू अंडर रूट दूसरे व्यक्ति, पहले व्यक्ति की चाल अपॉन दूसरे व्यक्ति की चाल इक्वल टू दूसरे व्यक्ति द्वारा लगा समय अपॉन पहले व्यक्ति द्वारा लगा समय। ठीक है, T2 अपॉन T1। पहले मान लो राम है तो राम की स्पीड 40 है, दूसरे श्याम की पता नहीं S2 लिख लेते हैं। अब दूसरे तो श्याम को कितना समय लग रहा है? 8 घंटे। राम को कितना लग रहा है? 2 घंटे। उल्टा हो गया। ठीक है, तो 2 चौको 8 यानी कि 40/S2 इक्वल टू 4 बाहर आ जाएगा तो 2, तो 20 हो गया। तो S2 जो है अपना कितना हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, S2 की चाल दूसरे वाले की। ठीक है, तो ये तरीका है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक आदमी किसी काम को 5 दिनों में 4 घंटे प्रतिदिन, अगले 5 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन, अगले 5 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है। यानी कि टोटल वर्क जो है पहले 5 दिनों में 4 घंटे प्रतिदिन, नेक्स्ट 5 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन, अगले 5 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन। तो 5 चौको 20, 25 और 5 चौका 30, यानी 30 20 60, 30 50 50, यानी टोटल वर्क हो गया 75। ठीक है, वह कह रहा है आधे घंटे लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। यानी कि टोटल टाइम जो लग रहा है उसको, टोटल टाइम 8 घंटे काम करता है, आधा घंटे का लंच ब्रेक लेता है, यानी कि मान लो आधा घंटा माइनस कर देता हूँ, तो यानी कि वो लगभग वो 7 घंटे 30 मिनट या फिर 7.5 घंटे लेता है। तो कह रहा है कि कितने दिनों में पूरा करेगा, टोटल वर्क कितने दिन लगेंगे। तो टोटल वर्क अपॉन पर डे कितना वर्क पर कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, पर डे कितना टाइम लग रहा है, यानी टोटल टाइम पर डे। तो पर टोटल वर्क है 75, पर डे लग रहा है 7.5, यानी कि 10 दिनों में पूरा काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक लड़का समान समय में एक आदमी द्वारा किए गए कार्य के, लड़का को बॉय कर देता हूँ, मैन को, वो लड़के द्वारा समान किए गए कार्य के 1/4 के हिस्से के बराबर करता है। इसका मतलब मैं आदमी लड़का अगर एक काम को, मतलब आदमी एक काम को अगर 4 दिन में करता है तो लड़का एक ही दिन में कर लेता है। वही तो कह रहा है, आदमी द्वारा किए गए कार्य के 1/4 के हिस्से के बराबर काम करता है। यानी कि आदमी कोई काम को अगर 4 दिन में करता है तो लड़का 1 दिन में कर लेता है। ठीक है, आदमी तो ये तो टाइम आ गया। तो इफ़िशियंसी कितनी है? क्रॉस, यानी कि बॉय की इफ़िशियंसी 4 की है, मैन की 1 की है। 15 आदमी एक विशेष काम को 17 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क कितने हो गए? 15। मैन की इफ़िशियंसी कितनी? 1। कितने दिन में करेंगे? 17। ये टोटल वर्क कह रहा है कि 3 आदमी के स्थान पर 3 लड़कों को रखा जाता है। 3 आदमी, यानी कि आदमी कितने लगे? 15 आदमी। तो अब 12 मैन हैं। ठीक है, और 3 बॉय हैं। तो टोटल पर डे का कितना वर्क हो जाएगा? 12। मैन की इफिशियंसी कितनी है? 1 + 3। बॉय की इफिशियंसी कितनी है? 4। सही ना? 3 आदमियों के स्थान पर 3 लड़कों को रखा जाता है। सही तो है? 15, 3 आदमी के स्थान पर, ओके, 12 आदमी लगे हैं और 3 आदमी के स्थान पर 3 लड़कों को रखा जाता है। 3 × 4 सही है, 12 प्लस 3 चौको 12, 24। कोई दिक्कत नहीं है। एक लगा एक आदमी द्वारा किए गए आकार के 15, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी? इतनी। ठीक है, अच्छा, 3 आदमी के स्थान पर 3 लड़कों को रखा जाता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? टोटल वर्क हमारा निकला है 3 आदमी के स्थान पर, यानी 15 आदमी थे, 3 आदमी, यानी 12 आदमी बचे, 12 मैन प्लस 3 बॉय, तो 3 चौको 12। ठीक है, 12 बस 24। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे बॉय एक काम को 1 दिन में करता है, मैंने एक काम को 15 आदमी किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे गड़बड़ी तो नहीं हो रही, क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पे कटता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ देख रहा हूँ। यहाँ पे जो है 1/4 हिस्से बराबर काम करता है। 15 आदमी विशेष काम को 17 दिनों में करते हैं। 3 पुरुषों को 3, मतलब कि 3 आदमियों को 3 लड़कों को रखा जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ठीक है,
15 आदमी एक विशेष काम को 17 दिन में। बॉय, अरे ऊपर से एफिशिएंसी ही गलत लेके चले हम लोग शायद। क्या कह रहा है, एक समान समय में एक आदमी द्वारा किए गए कार्य के बटे 4। अरे सॉरी, ये तो पूरा ही उल्टा लेके चल रहे, तभी मैं कहूँ यहाँ कट क्यों नहीं रहा कुछ। यहाँ पे क्या है कि ये कह रहा है लड़का जो है समान समय में एक आदमी द्वारा किए कार्य के बटे 4 हिस्से बराबर काम करता है। इसका मतलब अगर आदमी कोई काम, मतलब लड़का कोई काम 4 दिन में करेगा, बॉय को कर देता हूँ मैं, अगर कोई लड़का एक काम को 4 दिन में करेगा तो आदमी उस काम को 1 दिन में करेंगे, समझे। लड़का जो है वो आदमी द्वारा किए गए काम के बटे 4 हिस्से के बराबर काम करता है। यानी कि आदमी की ये तो डेज आ गए, इनकी इफिशियंसी क्रॉस कर देंगे तो बॉय की इफिशियंसी 1 है, मैन की 4 है, ठीक है। तो अब टोटल वर्क क्या है, टोटल 15 आदमी 15 मैन की इफिशियंसी कितनी, 17 दिन में, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। ये टोटल वर्क हो गया, 15 आदमी 4 इफिशियंसी 17 दिन में करते हैं। कह रहा है 3 आदमी के स्थान पर, यानी 12 मैन पहले थे, 3 आदमी के स्थान पर 3 बॉय रखे गए। तो 12 इंटू मैन कितने हैं, मैन की इफिशियंसी 4 प्लस 3 बॉय की इफिशियंसी कितनी है 1, 12 चौक 48 प्लस 3 बन जाती है 48 3 51, यानी पर डे 51 काम होता है पर डे। तो हमें टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम क्या होता है, टोटल टाइम, तो टोटल वर्क यानी 15 इंटू 4 इंटू 17 अपॉन 4 इंटू 17 अपॉन 1 दिन में किया गया काम, यानी कि 51, 17 दिए 51, 3 चौक 3 बचे 15, यानी कि टोटल टाइम लग जाएगा 20 दिन, ठीक है 20 दिन। नेक्स्ट पे चलते हैं। 500 व्यक्ति एक घनाभागार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं, तो जो 80 मीटर लंबा 50 मीटर चौड़ा है। एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का औसत आयतन 0.4 मीटर क्यूब। तो जब एक आदमी इतना आयतन विस्थापन कर रहा है तो 500 आदमी जो कितना करेंगे 0.4, यानी कि 20 मीटर क्यूब 500 आदमी विस्थापन करेंगे। और ये यही जो वॉल्यूम है ये आपका बराबर किसके होगा, ये जो एक जो तालाब है जो 80 मीटर लंबा LVH होता है, एक तालाब का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, तो L तो लंबाई है 50 और कितना जल स्तर बढ़ेगा मैं नहीं पता, मान लो H बढ़ेगा। अब यही टोटल आपका इस 20 के बराबर होगा। 20 के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये पानी जो मतलब जो इतने लोग घुस रहे हैं तो ये जल स्तर जो बढ़ रहा है ये इसका मतलब आयतन 20 को विस्थापित कर रहा है, ठीक है। खैर हमारी हाइट कितनी आ जाएगी 20/80 इंटू 50, 20 यानी हाइट आ गई अपनी 4 5 को 200 मीटर। आंसर सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में लाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 या फिर 0.5 सेंटीमीटर हाइट होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है, पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 45 हो गई। नए सदस्यों आने पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। 4000 कुल जनसंख्या है, मान लो मैं सबको ही 10% बढ़ा देता हूँ, मतलब पुरुष और महिला मिलकर 10% बढ़ रहे हैं, तो 10% बढ़ रहे हैं यानी कि 400 बढ़ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में 4000 से 45 हो रही है, एक्चुअल में बढ़ कितने रहे हैं 500। तो जो यहाँ का जो 20% का इससे 10% ले लिया था ना, यानी ये 10% था, इसका 10% प्लस 10% कर दिया था, दोनों का 10% कर दिया तो 400 ही बढ़े। लेकिन ये जो 100 बढ़ रहे हैं ये एक्स्ट्रा, ये 10% ऑफ किसके, 10% ऑफ वुमेन के, वुमेन की वजह से ये 100 बढ़ रहे हैं। यानी 10% ऑफ वुमेन अगर 100 है तो 100% ऑफ वुमेन कितना हो जाएगा 1000, और जब 100% ऑफ वुमेन 1000 हो जाएगा तो मैन कितना हो जाएगा, टोटल 4000 है 1000 तो 3000 मैन हो जाएंगे। हमसे गांव में पुरुषों की संख्या 3000 यही पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। टोनी 6,50,000 की कुल राशि में 2 कारें ए और बी खरीदता है। वह कार ए को 20% लाभ पर और कार बी को 25% हानि पर बेचता है। उसे दोनों कारों का एवरेज समान विक्रय मूल्य समान है। ए को 20% लाभ, 20% क्या होता है 1/5, यानी 5 से 6 एक बढ़ा देता है, यानी 6 पे बेचता है। और 25% हानि, 25% क्या होता है 1/4, 4 की चीज़ 3 पे बेचता है। लेकिन कह रहा है तो विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य समान है तो हम दोनों के विक्रय मूल्य समान कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, विक्रय मूल्य समान हो गया, ठीक है। कह रहा है ए और बी का क्रय मूल्य कितना होगा। तो अगर इस क्वेश्चन को सही से देखो, क्रय मूल्य 5:8 के अनुपात में आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ ऑप्शन काटोगे तो पहला ही ऑप्शन है जो 5 × 25, 5 × 40, यही आंसर 5:8 मिलेगा, तो यही आंसर होगा। बाद बाकी कोई 5:8 नहीं कटेंगे, लेकिन खैर हम पूरा सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है।
तो यहाँ 5 और 8 कितने आ गए 13, यानी टोटल 13 रुपये खर्च 13 यूनिट खर्च किए थे, लेकिन खर्च कितने किए थे उसने 6,50,000। तो 13 यूनिट की वैल्यू 6,50,000 आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 13 बचे 65 50,000 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 50,000। तो 5 यूनिट की वैल्यू 25 2,50,000 और 8 यूनिट की वैल्यू 8 5 4 मतलब 4 लाख। ठीक है, गणेश सर जल्द 4 लाख। तो पहला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पी और क्यू आर एक कार से यात्रा कर रहे हैं। पी पहले घंटे के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, क्यू अगले 2 घंटों के दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से, आर अगले 3 घंटे के दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलता है। ओके, वे अपने गंतव्य पर ठीक 6 घंटे बाद पहुँचते हैं। उनकी लगभग माध्य चाल, एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस पहले घंटे में उन्होंने कितनी कवर की 40, अगले 2 घंटे में 50 की औसत चाल यानी 50 और 50 की औसत चाल यानी 50 दूनी 100 किलोमीटर, अगले 3 घंटे में 60 की औसत चाल यानी 60 × 180 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा 6 घंटे। 180 4 320 100 220 100 320 को 6 की से 320 किलोमीटर डिस्टेंस को 6 घंटे से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी आ जाएगी 6 पंचे 30 6 3 18.3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि तीसरा। नेक्स्ट चलते हैं। यदि 3 4 5 भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है तो नई घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन को जब पिघलाया गया, इसका मतलब इसका वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। तो पहले वाले का वॉल्यूम 3 वाले का वॉल्यूम कितना होगा? 3 × 9 = 27। दूसरे वाले का V1 V2 कितना होगा? 4 × 4 = 16 × 4 = 64। तीसरे वाले का V3 कितना होगा? 25 25 125। यानी तीनों का मिला के जो वॉल्यूम बना 5 4 9 7 16 6 2 8 10 1 11 1 1 1 2, यानी तीनों का टोटल वॉल्यूम बना 216। ये एक नया घन बनाया गया है, तो ये उस नए घन की साइड में मान लो a क्यूब, तो a क्यूब बराबर 216। तो a बराबर कितना हो जाएगा? एक इसका स्क्वायर क्यूब रूट होता है 6 का, 6 36 36 1 का 216, यानी नए वाले घन की जो साइड होगी वो 6 होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 4.5 और 3.5 है। ओवेनेस्ट स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी? अच्छा देखो, अनुस्पर्श रेखा, ओवेनेस्ट जो अनुस्पर्श रेखा है, जो रेखा है वो उसकी जो फॉर्मूला होता है ओवेनेस्ट अनुस्पर्श रेखा = d² - अगर अनुस्पर्श रेखा है तो r1 - r2 का होल स्क्वायर होता है। अगर तिर्यक रेखा होता तो r1 + r2 का होल स्क्वायर होता। ठीक है, r1 + r2 का होल स्क्वायर होता। और ये अनुस्पर्श को हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, अब अनुस्पर्श रेखा की लंबाई 6 दी गई, यानी कि 6 = हमसे डिस्टेंस पूछी गई, यानी d² - r1 - r2 यानी 4.5 - 3.5 कितना होगा 1। सबका स्क्वायर कर दो तो 36 = d² - 1, तो d² = 37। सही है ना। अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी? सही तो है। यहाँ पे 4.5 r1 अनुस्पर्श और वह अनुप्रस्थ ओवेनेस्ट स्पर्श रेखा। ओके, अनुप्रस्थ रेखा जो होती है, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं जल्दबाजी में क्वेश्चन, सॉरी। अनुप्रस्थ रेखा जो होती है वो तिर्यक ही होती है, और इसका मतलब होता है r1, इसका फॉर्मूला होता है r1 + r2 का होल स्क्वायर। तिर्यक रेखा ही होती है, यानी r1 + r2 का होल स्क्वायर, यानी 4.5 + 3.5 कितना हो जाए? 4 3 7 1 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64। तो d² आपका आ गया 36 + 64, यानी d² आ जाएगा आपका 100। तो हमारी d कितनी आ जाएगी? 100 का √10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं। त्रिभुज ABC में BAC 60 डिग्री, ये त्रिभुज बना लेता हूँ मैं। ABC, BAC कितना है? 60 डिग्री। वो जो है ABC के अंदर एक बिंदु है, कोई भी बिंदु मान लो, यहाँ मान लेते हैं। OBC OBA का 2 गुना, यानी सब मिल रहे हैं। ठीक है, OBC यानी कि ये जो है OBA का 2 गुना, यानी अगर इसको मैं x कर दूँ तो ये 2x हो जाएगा। और कह रहा OCB, यानी ये वाला OCB OCA का 2 गुना, इसका मतलब इसको y कर दूँ तो ये 2y हो जाएगा।
अच्छा BOC की माप यानी इसको हम A मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से हमें एक चीज़ पता चला, देखो कि 60 + 2x + x 3x + 2y + y 3y, ये तीनों का सम कितना होगा, ट्रायंगल तीनों एंगल का सम कितना 180, यानी 3x + 3y = 180 - 60 यानी कि 120, ठीक है। तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो x + y अपना कितना आ गया, 3 कॉमन आ गया, तो 3 इसको काट देगा तो 40 डिग्री, x + y 40 डिग्री। अब नीचे वाले में देख लें, a + 2x + 2y, इन तीनों एंगल का भी सम कितना होगा 180, तो a + 2 × x + y कितना है 40 = 180, a + 40 दूनी 80 = 180, यानी a अपना आ गया 180 - 80 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री, यानी ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, PAB 35 डिग्री है, तो ARS निकालो। ओके, इसको हम थोड़ा यहाँ देखो, एक चीज़ समझो, ARS निकालना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो हमें क्या दिया गया है, PAB यानी ये दिया गया है, यानी कि ये हमें 35 डिग्री दिया गया है, ठीक है। कितना दिया गया 35 डिग्री। अच्छा ये PAB, एक चीज़ हम बताओ, देखो यहाँ पे AB आपका क्या है, AB व्यास है, AB डायमीटर है, तो AB जब डायमीटर है तो ये वाले एंगल का सम, ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि डायमीटर से अगर कोई लाइन परिधि पे अगर कोई मतलब बना रही है एंगल, तो वो 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है 35, तो ये 90 - 35 कितना बचा, ये आपका बचा 5 3 8 55 डिग्री, ये 55 डिग्री बचा। अब एक ही जगह से ये वाली लाइन से इधर एंगल कोण बन रहा है और इसी से ये, तो एक ही जगह, एक ही मतलब एक कॉमन बिंदुओं से अगर किसी परिधि पर कोई कोण बनता है तो वो इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये 55 है तो ये भी 55 डिग्री होगा, और ये लाइन 180 है, तो टोटल है 180, 180 में से 55 माइनस हो गया, तो बचा तुम्हारा 125 डिग्री, जो कि ये सही आंसर होगा, ठीक है। खैर ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए, उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन पसंद आए होंगे और वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, थैंक यू, बाय बाय।